दोस्तों, आज अमेरिका और चीन की इकोनॉमिक वॉरफेयर में हम यूरोप को भूलते जा रहे हैं। जबकि 90 के दशक में ये चर्चा हो रही थी कि शायद कुछ ही सालों में यूरोप अमेरिका से भी आगे निकल जाए, लेकिन आज जब हम यूरोप को देखते हैं तो हमें ज्यादातर बुरी खबरें ही सुनने को मिलती हैं। आखिर क्या हो गया यूरोप की इकोनॉमी को? और जब चीन और अमेरिका इतने ग्रो कर रहे थे तब यूरोप ने कहाँ गलती की? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम सबसे पहले जीडीपी की बात करें तो ये काफी स्वाभाविक था कि यूरोप की जीडीपी शायद कभी यूएस को मैच न कर पाए। इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था, बस एक टेक्निकलिटी थी। अगर हम जीडीपी को समझना चाहें तो जीडीपी कुछ नहीं है, बस एक नंबर है जो कि टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इसे कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि आप नंबर्स ऑफ वर्कर्स को उनके वर्किंग आवर्स और आवर्ली प्रोडक्टिव से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आपके पास एक जीडीपी फिगर आ जाएगा। यूरोप में पॉपुलेशन कम है, जिस वजह से वर्कर्स भी कम है, लेकिन साथ ही में यूरोप के लेबर लॉज वहाँ के लोगों के लिए काफी अच्छे हैं, जिस वजह से वो एक एवरेज अमेरिकन के मुकाबले 15 से 20% कम वक्त अपने काम पर स्पेंड करते हैं। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स यूरोप को पीछे नहीं धकेल रहे, बल्कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि यूरोप जो कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी भी अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। इसकी जड़ हमें 90 के दशक में ही मिलती, जब यूरोप में ये चर्चा थी कि इस बदलते हुए समय में अपनी इकोनॉमीज के लिए क्या प्लान्स बनाए जाए। तब यूरोपियन यूनियन ने 2000 में लिस्बन स्ट्रैटेजी के नाम से एक डिटेल प्लान सामने रखा था, जिसमें कहा गया था कि सभी देश अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड पर जीडीपी का 3% ज्यादा खर्च करेंगे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा खर्च किया जाएगा। लिस्बन स्ट्रैटेजी कहती है कि यूरोप को अब एक नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म होना होगा, जो अपने सॉफ्टवेयर्स और बाकी हाईटेक प्रोडक्शंस के लिए जाना जाएगा। इसी समय एजुकेशन पर भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा ताकि एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स भी डेवलप की जा सके। लेकिन ये कोई कहने की बात नहीं है कि यूरोप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बुरी तरह फेल हो जाएगा, और इसी वजह से उसकी हालत हुई। जहां यूरोप खुद को नॉलेज इकोनॉमी में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, वहीं अमेरिका ने 1995 से 2005 के बीच जो ग्रोथ की है उसमें उनकी आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती प्रोडक्टिविटी का भी बड़ा हाथ है। यूरोप के साथ पहली परेशानी ही यही थी कि यूरोप इस फील्ड में बहुत लेट घुसा था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था और रीबिल्डिंग के फेज में था। इसलिए वो इस समय दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे थे, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक कोल्ड वॉर में लगे थे, जहां वो स्पेस ट्रैवल से लेकर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। तभी सिलिकॉन वैली में भी स्टार्टअप्स का जमावड़ा शुरू हुआ। इन स्टार्टअप्स को सरकार की तरफ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जिससे इन्होंने जल्दी ग्रो किया। इस समय सरकार खुद भी नई टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट पर काफी पैसा खर्च कर रही थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए ब्राइट स्टूडेंट्स को मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा था, फिर वो जीपीएस हो या इंटरनेट, ये सभी कभी यूएस मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, जिसे उन्होंने बाद में सभी के लिए रिलीज कर दिया। इसलिए अमेरिका के अंदर पहले से ही टेक स्टार्टअप्स की एक लंबी हिस्ट्री थी। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सब इसी हिस्टोरिकल मेहनत का नतीजा था जो अमेरिका ने की थी, और फिर इन कंपनीज ने जमकर पूरी दुनिया को ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यूरोप के अंदर कोई खास कंपटीशन भी नहीं था, जबकि अमेरिकन मार्केट्स बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। इसलिए सभी कंपनीज हमेशा से ही दूसरों से आगे निकलने के लिए नए नए इनोवेशंस करती रहती थी। इसमें एप्पल का आईफोन एक बड़ा उदाहरण है। आईफोन के आने के बाद स्मार्टफोन्स का एक नया मार्केट खुल गया जो पहले कभी नहीं था, और आज तो आईफोन्स के बिना रहना भी असंभव लगता है। जबकि आईफोन 2007-8 में रिलीज हुआ था, कंपटीशन ने अमेरिकन कंपनीज को तेजी से ग्रो करने की मोटिवेशन दी और उन्होंने बड़े रिस्क उठाने शुरू किए, जिससे प्रोडक्टिविटी में भी उछाल आया। वहीं यूरोप में ऐसा कहीं नहीं देखा गया, बल्कि यूरोप के लिए तो मुश्किलें बढ़ती ही गई। सबसे पहले तो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने यूरोप की कमर तोड़ कर रख दी। फिर उससे कुछ रिकवर होने लगे तो यूरोप में 2015 का यूरोपियन क्राइसिस आ गया। फिर ब्रेक्सिट हुआ, एक पैंडेमिक आया, और अब भी यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप बटा हुआ नजर आता है। यूरोप ने यूरोपियन यूनियन की वजह से खुद को एक सिंगल मार्केट तो बना ही लिया, जिसमें कोई भी आदमी किसी भी देश में नौकरी कर सकता था, या फिर कोई भी बिजनेसेस बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स दिए अपना सामान किसी ईयू कंट्री में बेच सकता था। लेकिन इससे सिर्फ गुड्स का फ्लो बढ़ा, जबकि नॉलेज इकोनॉमी सर्विसेज पर डिपेंड करती है, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हो या फिर मैनेजमेंट फर्म्स। लेकिन यूरोप में सर्विस बेस्ड इकोनॉमी अपने लैंग्वेज बैरियर्स के कारण कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, जबकि अमेरिका को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वो पूरी दुनिया से एक ही भाषा में इंटरेक्ट कर रहे थे। यूरोप में जाकर अमेरिकन कंपनीज को भी बिजनेसेस सेटअप करना एक बड़ा सरदर्द था, वरना ये भी मुमकिन था कि अमेरिकन फर्म्स ही आकर यूरोप को आगे ले जाते। लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज वर्कर्स को फेवर करती है, जिससे कि उन्हें अच्छी तनख्वाह के साथ साथ कम वर्किंग आवर्स और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाता है,
इससे अमेरिकन कंपनीज के लिए यूरोप में आकर वर्कर्स को हायर करना मुश्किल हो गया था। यूरोप में आप किसी एम्प्लॉय को आसानी से फायर भी नहीं कर सकते, और ये भी एक बड़ी वजह थी कि ज्यादा कंपनीज ने यूरोप के मार्केट्स में उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते थे। यूरोप की पॉपुलेशन में भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला और वहाँ की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। अमेरिका में भी यूं तो फर्टिलिटी रेट कम है और लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी इमिग्रेंट पॉपुलेशन के कारण हमेशा ही एक बैलेंस्ड वर्कफोर्स मेंटेन करके रखता है। एक चीज जो यूरोप को पीछे खींचती है वो ये है कि यूरोप कोई देश नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है, और यूरोपियन यूनियन में इस वक्त 28 देश शामिल हैं। इन सभी देशों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता। इनकी 3 कैटेगरीज हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। पहली कैटेगरी उन देशों की है जो आसानी से नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर गए थे। इसमें जर्मनी, लक्समबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन और आयरलैंड जैसे देश शामिल हैं, जहां पर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी अमेरिका जितनी ही है। ये कंट्रीज तो सही हैं, लेकिन यूरोप में दूसरी कैटेगरी उन देशों की है जहां प्रोडक्टिविटी तो कम है लेकिन अभी ग्रोथ हो रही है। ये वो देश है जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे और अब धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़कर ग्रो कर रहे हैं। इसमें आपको रोमेनिया, पोलैंड, एस्टोनिया जैसे कई देश मिल जाएंगे। फिर एक तीसरी कैटेगरी जहां प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों ही कम है, जैसे कि ग्रीस या इटली जैसे देश। आखिर में फ्रांस भी यूरोप की ही परेशानियां कम नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास यूरोप के मुकाबले यंग पॉपुलेशन भी है और ग्रोथ भी है, लेकिन उनकी ग्रोथ से ज्यादा उनका कर्ज है जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और भी कम हो जाएंगी। फ्रांस इससे जुड़ने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिससे अभी उन्होंने रिटायरमेंट एज को 2 साल एक्सटेंड कर दिया था ताकि सरकार को कम पेंशन देनी पड़े और लोग इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और कई बार तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। अब ऐसे में फ्रांस आगे क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो यूरोप की परेशानी तो अब समझ आती है। वो इतनी विविधता वाला कॉन्टिनेंट है कि वो अमेरिका की तरह ग्रोथ नहीं अचीव कर सकता था। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है, स्पेशली तब जब चीन ने एक बड़ा स्पेस कैप्चर कर लिया है और धीरे धीरे यूरोप की साख दुनिया में खत्म होती जा रही है। अगर यूरोप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो उसे पता है कि उन्हें साथ ही रहना होगा। अकेले जर्मनी या फिर यूके या फ्रांस किसी भी ग्लोबल पावर का मुकाबला नहीं कर सकता है। यूरोप को इस पूरे रीजन को ही ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके लिए ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो ऐसे फैसले ले सके जो सभी मान जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट काफी स्लो काम करती है और उसके सजेशंस कई बार मेंबर कंट्रीज द्वारा इम्प्लीमेंट भी नहीं किए जाते। पिछले कुछ सालों से फ्रांस और जर्मनी ने वक्त वक्त में यूरोपियन यूनियन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप में तब्दील करने की भी बात कही है। उनका प्लान ये है कि यूरोपियन यूनियन को ज्यादा पावर्स दे दी जाए और अगर मुमकिन हो सके तो अलग अलग देश न रहकर वो सभी एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में आ जाएं, जहां से सभी देश अलग अलग देशों की तरह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की तरह ऑपरेट करेंगे। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूरोप में ये व्यवस्था पहले से ही है। वहां पर किसी भी ईयू देश का सिटीजन किसी भी दूसरे ईयू देश में जाकर रह सकता है, वीजा फ्री ट्रैवल के साथ साथ वहां काम भी कर सकता है और बिजनेसेस के पास भी इसी तरह की छूट है। लेकिन जब बात पॉलिटिकल डिसीजन की आती है उनकी एकता खंडित हो जाती है। पर इस यूनाइटेड यूरोप के विचार पर आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को एक कंट्री की तरह यूनाइट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।